ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੀਪ ਚੰਦ ਜੀ। और दीप चंद जी की कहानी ये है कि इन्होंने अपनियां दोनों लत्तां और एक हाथ जड़ा वा वो देश की खातिर गवा दिता, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हों का कॉन्फिडेंस और इन्हों का जज्बा बहुत ज़्यादा हैवी है। आप गलबात करते हैं। सर, बातचीत में आपका स्वागत है। तो बताइए कि आपने आर्मी में जाने की प्रेरणा कहाँ से ली और कैसे सारा कुछ जो हुआ और कौन कौन सी लड़ाइयाँ आपने लड़ी? सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मेरा नाम नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है और राष्ट्रों के राष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि आज मेरी कर्मभूमि है जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था जी। और उनके जो नीचे लिखे हुए सेंटेंस थे, हाँ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस वहीं से मेरी जन्म की मतलब प्रेरणा का शुरुआत हुआ। और जब मैं बड़ा हुआ तो एक 15 पैसे का फार्म आता था, अपना और देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुई है जी। वो मैंने फार्म भरा और एक तोपची के रूप में नासिक में मैंने ट्रेनिंग किया और आपके सामने हूं। सर, आपको ये क्यों कहा जाता है कि 10,000 आपका एक आर्मी का ये भी साथ वाले सैनिक आपको 10,000 कहकर बोलते थे, वो क्या स्टोरी है? 10,000 ऐसे सर जो ऑपरेशन विजय जब हम लोगों ने लड़ा जी, जो हम कारगिल की युद्ध बोलते हैं, एक्चुअली में उसका नाम ऑपरेशन विजय था। कारगिल डिस्ट्रिक्ट का नाम था, एरिया था वहाँ। कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर द्रास के अंदर युद्ध हुआ था। तो पहला ही जब हमारी तोप चली गई थी तो हम लोगों ने 8,000 की हाइट के ऊपर अपनी तोपों को लगा दिया था। 120 मोटर AM50 को 3 भाग में खुलती थी अपने कंधों पर। वहाँ पर माइनस टेम्परेचर है जी। और नॉर्मल ड्रेस थी हमारे पास में। आप सोचिए कि हमने कैसी जंग लड़ी थी, जो आज नॉर्मल सर्दी के अंदर भी हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर बड़ी बड़ी रजाइयां लेते हैं। हाँ। और हमने 2 महीने तक इस खुले वातावरण की तारों की छांव के अंदर हमने युद्ध लड़ा हुआ था। क्लाइमेट छूट नहीं था, बारिश हो रही थी जी। वहीं पर मैंने बोला था ट्रोलिंग के ऊपर कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज्यादा मिलना चाहिए। तो हमारे जो भवर सिंह साहब थे वो वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जो पहला गोला निकला था जो हमारी रेजिमेंट की जो मैथ तोपची था उसके ऊपर, वही ट्रोलिंग के ऊपर हिट हुआ था। वहीं से मेरे लिए और मेरी रेजिमेंट के लिए बहुत गर्व की बात थी कि फतेह हमारे हाथ में है जी। सर, कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो हमारे धारीवाल के समीप एक गांव है फतेह नंगल, जिसके कारगिल शहीद मुकेश कुमार हुए। हाँ जी। और भी बहुत सारे लड़कों ने कारगिल युद्ध में जाने गवाई। क्या उनमें से किसी एक की स्टोरी इस तरह की है कि कोई वो युद्ध में आपके आसपास था और जैसे आज गुरदासपुर में आप आए हैं तो आपको उस वीर सैनिक की याद आ रही हो? सर, उस वीर सैनिक की आप तो मेरे मतलब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जा नहीं सकती है जी। जिस शख्सियत का आप नाम ले रहे हो वही शख्सियत मेरे जिगरी दोस्त थे मुकेश कुमार। दोनों की हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। और हम लोग दोनों बड्डी थे जी। दोनों ने कसमें खाई थी कि शताब्दी नहीं कौन देखेगा। 99 चल रहा था, बिल्कुल 2000 स्टार्ट होने वाली थी जी। उसके बाद दोनों ने ये कसमें खाई थी कि दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा एक दूसरे के परिवार से जरूर मिल के आएगा जी। जब हम ये बातें अपने दोस्तों से करते थे, आपस में करते थे, तो हमारे सीनियर बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, मतलब कुछ नहीं होगा। मगर जाको राखे सैया मार सके ना कोई। हम लोगों ने पूरा 8 जगह गन को चढ़ाया था। 8 जगह मतलब कभी 6,000, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000। लास्ट जब 18,000 की हाइट पर हम लोगों ने पूरा जंग जीत करके जब टाइगर हिल की लड़ाई लड़ने के लिए दिन में पहुंचे, मैक्सिमम वहां पर लड़ाई रात को लड़ते थे हम लोग। जैसे अभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह 3 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। उस दिन हम लोगों ने दिन में ही सोचा कि एक गन फायर कर लेते हैं। हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। जोश था, अंडर 25 ईयर्स सभी यंग थे, तो नाले के अंदर थे हम लोग बिल्कुल। और ऊपर हमारे टाइगर हिल थी, जस्ट हमको पता नहीं था। और जैसे ही हमने 1 राउंड गन फायर बोला, पापा बैटरी इधर, क्यों बैटरी इधर, 12 के 12 तोपों ने जैसे राउंड खींचा, एक दुश्मन के ऊपर गोला गया, वहां से सैकड़ों गोले हम पूरा आने लगे। ट्राइम हो गया। हमने जब नीचे देख रहे तो हमारी टैटू कंपनी, लंगर के पतीले ऐसे हवा मुड़ रहे हैं और सब जगह बोले हुए भगदड़ मच गई, बचाओ बचो मतलब जी। तो बचे कहाँ से? तो हमारे नीचे से मैसेज आ गया बचो। मैं मेरे दोस्त दोनों हमेशा की तरह अब की बार भी जंग के मैदान में थे, हर बार रुकते थे। इस बार मैंने बोला क्या करें, चलें? बोलता नहीं जाएंगे। मैंने बोला नीचे से मैसेज आ गया, जिसको तनख्वाह ज्यादा मिलती है वो चले गए। उन्होंने बोला नहीं, कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे, अगर आपको जाना तो आप जाइए जी। मगर दोनों दोस्ती दोनों की तकड़ी थी। चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं। अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो फटाफट बात हुई थी। हमारे AK-47 वहीं पर रखी थी, वो AK-47 लेने के लिए इधर भागा, मैं इधर भागा। बीच में हमारे पत्थर था, बम गिरे थे और हमने भी अपनी मुंडी वहां गिरा दी जहाँ पर बाकी आदमी छुपे हुए थे जी। तो कुछ मिनट बाद 90 आदमी थे उसके अंदर हम लोग। अच्छा। और हमारे धर्मगुरु थे, वो बोलते भाई माता रानी का नाम लो, जय श्री राम बोलो। हमने बोला जो भी होगा देखी जाएगी, अभी गुरु जी ऊपर वाला बचाने वाला। मगर जब 10 मिनट बाद जब हम निकले तो किसी का भी दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी है, 18,000 की हाइट है, मगर सब ठीक ठाक थे। मेरे को बोले मुकेश कहाँ है? मैंने बोला सर वो उधर गया होगा। तो बोले यार तुम लोग हर बार गलत काम करते बताते हैं। जब मैं चलने लगे हर बार मैसेज आ कि भाई जान माल का क्या नुकसान हुआ, हर बार होता था। इस बार जब चलने लगी तो मांस के टुकड़े मिले हुए थे।
तो हम तो जूनियर थे, हमारे सीनियर राणा सर थे, आगे आगे उन्होंने बोला सर क्या है तो उन्होंने बोला भाई जी कोई पक्षी आ गया होगा, थोड़ा आगे बढ़े तो 1 मास का टुकड़ा और था। तो बोला, मैं बोला सर ये एक और है, बोला यार कोई गीद आ गया होगा, मगर जैसे आगे बढ़े उन्होंने बोला मुकेश, और मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ी हुई थी। ब्लड चल रहा है, धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख करके राणा सर और बाकी आदमी एकदम बैठ गए। मेरा तो जिगरी दोस्त था, मैंने जो नॉर्मल अपना जैकेट पहना हुआ था, कोट, वो निकाला और उसको लगाया, और इन्हीं हाथों में उन्होंने तरफ तरफ आके सांस ली थी। सर ये बताइए कि जैसे ये आपकी दोनों टांगे आप खो चुके हैं देश की रक्षा की खातिर, बहुत बड़ा आपने बलिदान दिया है, एक हाथ भी मैं चाहूंगा थोड़ा आगे करके दिखाइए, तो क्या ये कारगिल युद्ध में हुआ या कोई दूसरी बार में हुआ? नहीं, ये ऑपरेशन पराक्रम में हुआ था। कारगिल युद्ध में जो मैं अभी बता रहा था आपको, जब मेरा दोस्त गया तो उसने मुझे बहुत पीड़ा हुई थी जी कि भाई काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया जी, मगर नहीं जा सकते थे। तो आज भी भाई से बढ़ के मेरा दोस्त था, और आज जो वादा किया था हम लोगों ने, आज भी मैं उनके परिवार से मिलने आता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं उनके परिवार से ही मिला। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, ऑपरेशन पराक्रम जिसको बोलते हैं जी, ऑपरेशन पराक्रम जिसको बोलते हैं। उस दौरान हम लोग अनलोडिंग कर रहे थे, ब्लास्ट होता है जिसमें हम 3 आदमी थे, कुछ नहीं लगा, एक हवलदार जी को और मुझे चोट लगती है। हॉस्पिटल में हवलदार जी को लेके गए, उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। उन्होंने बोला दीपचंद भी अंदर है, मुझे उठाया गया। जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर ने चेक किया, इज द डेथ। मेरा सीओ साहब थे, कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र था, सेना मेडल। उसने बोला डॉक्टर को, सर प्लीज चेक तो करिए दोबारा। तो डॉक्टर ने कर्नल साहब के बोलने चेक किया, बोले सर 5% चांसेस है इसके टांगे काट दी जाए तो, अच्छा बाकी भगवान भरोसे हैं, मैं 5% चांस देता हूँ। मगर सीओ साहब ने बोला मैं साइन करता हूँ, ऑपरेशन शुरू कर दिए, और यहाँ पर मेरे लिए अरदास शुरू होगी मंदिर में, और मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, मेरा पूरा पेट फटा हुआ था, आंतड़ी तक बाहर थी। 12 घंटे पूरा रात ऑपरेशन चला, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था। और जब ऑपरेशन करके डॉक्टर निकले थे तो उन्होंने बोला था कि 72 आवर्स का टाइमिंग है, अगर इसके होश आ गया तो आगे कार्रवाई बताएंगे जी, मगर जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई जी। सर अब मुझे ये बताइए कि आप, ये पता चला है हमें कि आपने कारगिल सियाचिन से पूरे भारत के भ्रमण का जो प्रोग्राम बनाया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है सर, शॉर्ट उद्देश्य यही कि आज भी जो देश की जनता है, अवाम है, आज भी भारतीय सेना के प्रति जो हमारी ऑक्सीजन है उसके प्रति जागरूक नहीं है। जब कोई शहादत हो जाती है तो इक्का दुक्का ही बंदे समाज सेवी है जो दिल से चाहते हैं, वरना सब आदमी सेल्फी खींचते हैं शहादत को और बस फेसबुक ट्विटर पर डालते हैं और भूल जाते हैं। तो मैंने वही मुद्दा उठाया कि अभी एक तो 25 साल हो गए हैं, तो मैंने उस टाइम संकल्प किया था कि 25 साल में मैं खुद स्कूटी के ऊपर जाऊं कारगिल में, मगर मेरे पास कार का बंदोबस्त हो गया और मैंने कार का मॉडिफिकेशन कराया और मैं कार लेकर के कारगिल में गया, खुद चला के जाता हूं। मैंने ये सफर देवलाली शुरू किया था और सीधा मैं सियाचिन ग्लेशियर तक मैं पहुंचा हूँ, और जितने भी रास्ते में परिवार मिल रहे हैं उनसे सबसे मिलता हुआ जा रहा हूँ। ये फर्स्ट ट्रिप है मेरा, यहाँ मेरा मुद्दा बंद नहीं होता है। मैं चाहता हूँ जब तक शरीर में सांसें हैं उन हीरोज के घर पे जाऊं और उनकी गाथा आवाम तक पहुंचाऊं। पंजाब में है, आप आए, पंजाब में 2 मुद्दे हैं, एक विदेश जाना और दूसरा नशा। दोनों को लेकर पंजाब के युवाओं को क्या सर? युवाओं को तो यही है कि मैं तो ये बोलूंगा मेरे भाई, एक तो नशा मत करो फर्स्ट प्रायोरिटी तो, और मरना है तो कुत्तों की मौत मत करो यार, सैनिकों की देशभक्ति की मौत करो। भारतीय सेना के अंदर आइए और अपना उज्जवल भविष्य बनाइए, ताकि आपको प्राउड होगा, पूरे परिवार को और देश के ऊपर आप नाच रहेगा। मतलब सर बातचीत से हमें ये नजर आता है कि इतना भारी ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपका बातचीत और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बहुत हायर है। तो लगता है मेरे अपने छोटे से तजर्बे से कि आप देशभक्ति के गाने भी गाना पसंद करते हैं। कृपया कुछ 2 लाइनें जो है ये हमारे दर्शकों को लाइनों से पहले मैं आपको सुना दीजिए। मेरी एक बात बताता हूँ कि चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है, और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। क्या बात है सर, 2 लाइनें कोई देशभक्ति की भी सुना दीजिए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, क्या बात है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब भी सुनोगे किससे मेरे, जय हिंद जय भारत गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। क्योंकि सर ये गाने की लाइनों का मतलब यही है कि हमने ऐसा काम करके जाना इस राष्ट्र के लिए। अपने लिए हम कितना भी कर दें, गाड़ी घोड़ा बगला नथिंग है, तो हर आदमी कर रहा है, आप अलग से क्या कर रहे हो। बिल्कुल, तो मेरा तो मकसद यही है कि आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। दीपचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये है कारगिल की जंग के हीरो, जिन्होंने देश के लिए अपनी देख ही सकते हैं कि बहुत बड़ा बलिदान दिया है। यहाँ पर मैं बहुत ही आभारी हूँ शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर विक्की जी का, क्योंकि ये आर्मी से
जो भाई साहब आए हैं आज गुरदासपुर में हमारी, और इनकी जो बातचीत आप सुन रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई जो शहीद सैनिक परिवारों के हर सुख दुख में पहुंचते हैं। जम्मू से लेकर अमृतसर तक जहां भी आर्मी के परिवारों में कोई भी खुशी या गमी होती है तो सबसे पहले एक चेहरा नजर आता है कुंवर रविंदर विक्की। तो विक्की भाई के हम बहुत ही ज्यादा आभारी हैं, जिनकी वजह से आज इस महान शख्सियत के हमने दर्शन किए हैं। तो भाई दीपचंद जी भी विक्की जी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं इसलिए बोलता हूँ, विक्की जी की मेरी मुलाकात पहली मुलाकात है, मगर हमारा दिल से जुड़ाव पहले से ही है। क्यों जुड़ाव है? क्योंकि हमने देश के अंदर सेवा दी है और वो देशभक्तों की इज्जत करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत कम ही आदमी ऐसे मिलते हैं, और मैं उनको भी बोलना चाहता हूं जो आज भारतीय सेना के साथ या भारतीय सैनिकों के साथ जुड़े हुए हैं कि भाई ये फोटो सीजन करो बंद, और कुछ करना है तो उन वीरों को दिल से नमन करो। मतलब क्योंकि आज से बहुत से ऐसे परिवारों के साथ जुड़े हुए कि बस फोटो खिंचवाते हैं, जी हमने उससे मिल लिया उससे मिल लिया। नहीं, अगर काम करना, ये देखिए आप सुख दुख के अंदर साथी, आप ऐसा काम करें जिससे कि आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए। मतलब तो बातचीत के लिए जी, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका भी, और कुंवर रविंदर विक्की जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए आप अपने इस न्यूज चैनल एक्सप्रेस न्यूज नेट के साथ। मैं हूँ आपका रिपोर्टर यश पंडित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।